आज जरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो है उधार, डेट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज एक मेजर शिफ्ट आएगा आपके माइंडसेट। आपने कभी नोटिस किया है, मिडिल क्लास आदमी जब लोन लेता है तो उसकी नींद उड़ जाती है, और अमीर आदमी जब लोन लेता है तो उसकी वेल्थ और सिक्योर हो जाती है। दोनों लोन ले रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर एक आदमी डेट ट्रैप में फंस जाता है और दूसरा आदमी वही डेट यूज करके अपना एसेट बचा लेता है। मिडिल क्लास लोन लेता है फोन खरीदने के लिए, कार अपग्रेड करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए, और रिच आदमी लोन लेता है एसेट बेचने से बचने के लिए। मिडिल क्लास अपनी एसआईपी तोड़ देता है, रिच अपनी एसआईपी के अगेंस्ट क्रेडिट लाइन ले लेता है। मिडिल क्लास बोलता है मेरे पास 10 लाख म्यूचुअल फंड में पड़ा है, जरूरत है तो रिडीम कर लूंगा, और रिच बोलता है अगर ये 10 लाख 10 साल और कंपाउंडिंग करेगा तो 31 लाख रुपए तक बन सकता है। मैं इस मशीन को इस टाइम पे क्यों तोड़ूं? और यहीं से गेम पलट जाती है। आपके घर में गोल्ड हो और कोई इमरजेंसी आ जाए तो जनरली आप गोल्ड बेचते नहीं हो, उसको गिरवी रख देते हो, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड एक एसेट है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो भाई फिर सिप को क्यों बेच देते हो? म्यूचुअल फंड भी तो एसेट है, स्टॉक्स भी तो एसेट है, रियल एस्टेट भी तो एसेट है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट को पिगी बैंक समझता है, जरूरत पड़ी तो तोड़ दिया, और रिच इन्वेस्टमेंट को मशीन समझता है। और याद रखिएगा, कोई भी अपने मशीन तोड़ता नहीं है, मशीन के अगेंस्ट लिक्विडिटी ले लेते हैं। मिडिल क्लास लोन लेकर और फंस जाता है, रिच लोन लेकर अपनी कंपाउंडिंग बचा लेता है। आज का वीडियो इसी गेम पर है। मैं आपको 5 स्मार्ट मनी मूव्स बताऊंगा जो रिच लोग करते हैं। पहला मूव है अपना टाइम मत बेचो, एसेट्स बनाओ। दूसरा मूव है टैक्स से डरो मत, टैक्स को समझो। तीसरा मूव है पोर्टफोलियो मत बेचो, उसके अगेंस्ट बोरो कर सकते हो। चौथा मूव है इमरजेंसी फंड को डेड कैश मत बनाओ, और पांचवा मूव है रिस्क से मत भागो, रिस्क का हिसाब लगाओ। और हाँ भाई, थर्ड मूव ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि वहीं पे समझ आएगा कि अमीर आदमी लोन लेके भी अमीर कैसे रहता है और मिडिल क्लास लोन लेके प्रेशर में क्यों आ जाता है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। मतलब अगर आपके पास एलिजिबल म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स हैं तो हर इमरजेंसी में पोर्टफोलियो रिडीम करना जरूरी नहीं होता है। कुछ केसेस में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचे बिना उनके अगेंस्ट क्रेडिट लाइन एक्सेस कर सकते हो। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट मशीन चलती रहती है और आप टेम्पररी लिक्विडिटी भी मैनेज कर पाते हो। इस पर डिटेल में थोड़ी देर में आऊंगा, फिलहाल अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहला हैक है कि रिच लोग जो है ना, टाइम नहीं बेचते, वो एसेट्स बनाते हैं। पता है, दुनिया में सबसे महंगी चीज गोल्ड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बिटकॉइन भी नहीं है। सबसे महंगी चीज है आपका टाइम। और सबसे फनी बात पता है क्या है? मिडिल क्लास अपनी सबसे महंगी चीज सबसे सस्ते रेट पर बेच रहा है। टाइम दो, सैलरी लो, घर आओ, सो जाओ, नेक्स्ट डे रिपीट कर लो। आप ऑफिस गए तो पैसा आएगा, ऑफिस नहीं गए तो पैसा रुक जाएगा, जॉब गई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मॉडल गलत है, शुरुआत में हो सकता है ये मॉडल जरूरी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जॉब बुरा है, जॉब से ही लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी इनकम का ओनली सोर्स आपका टाइम ही रहा तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आपके दिन में तो 24 ही घंटे होने वाले हैं। उसमें से 8 घंटा ऑफिस, 2 घंटा ट्रैवल, 2 घंटा फोन, 7 घंटे स्लीप, तो बचा क्या? रिच लोग भी टाइम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो टाइम को एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। डॉक्टर टाइम बेच देता है, हॉस्पिटल ओनर जो है वो सिस्टम बना देता है, टीचर अपना टाइम बेचता है, एडटेक फाउंडर अपना सिस्टम बना देता है, एम्प्लॉय टाइम बेचता है, शेयर होल्डर ओनरशिप ले जाता है, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट करता है, एजेंसी ओनर प्रोसेस बना देता है। फर्क समझ रहे हो क्या? मिडिल क्लास का सवाल होता है मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, और रिच का सवाल होता है मुझे ओनरशिप कितनी मिलेगी। यही गेम है। वॉरेन बफेट कोको कोला की फैक्ट्री में बॉटल भरने नहीं जाते हैं, लेकिन कोको कोला के प्रॉफिट से उनकी कंपनी को डिविडेंड आता है। अगर आज आप सिर्फ कोको कोला से वॉरेन बफेट का डिविडेंड देखेंगे तो $816 मिलियन पर ईयर है। अगर आप इसको घंटों पे डिवाइड कर दे तो यानी 1 घंटे का $93,000 और 1 मिनट का $1,500, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और इस 1.5 लाख को कमाने के लिए वॉरेन बफेट को अपना टाइम नहीं बेचना पड़ता, उन्होंने बस बिजनेस में ओनरशिप ली है। मतलब समझिए, आदमी घर पर बैठा है और बिजनेस दुनिया भर में चल रहा है और पैसा भी आ रहा है। यही एसेट है। आपके लेवल पर इसका सिंपल वर्जन है एसआईपी, इंडेक्स फंड, डिविडेंड स्टॉक, रेंटल इनकम, स्मॉल बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, इक्विटी पार्टनरशिप, स्किल बेस्ड ब्रांडिंग। अब यहां एक सिंपल कैलकुलेशन समझ लीजिए। आप अगर 10,000 महीने की एसआईपी करते हो 20 साल तक, 12% सीएजीआर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्ट करते हो 24 लाख रुपए, पर फाइनल कॉर्पस 1 करोड़ का बनता है। अब इस 1 करोड़ में से 24 लाख तो आपने डाले हैं, बट बाकी जो है आपने मेहनत नहीं करी है, वो कंपाउंडिंग से बना है। मतलब आपने 76 लाख अर्न नहीं किया है, आपने 76 लाख अर्न होने दिया है।
यही रिच माइंडसेट है। मिडिल क्लास बोलता है पैसा कैसे कमाऊं, रिच बोलता है पैसे को काम पे कैसे लगाऊं। लेसन सिंपल है, सैलरी जरूर कमाइए, लेकिन सैलरी का एक हिस्सा हर मंथ एसेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हर महीने पूरी सैलरी खर्च हो जाएगी तो आप अर्निंग मशीन नहीं स्पेंडिंग मशीन बन चुके हैं। अब इनकम की तो बात हो गई, पर काफी लोग जो है टैक्स से डरते हैं, और यही आता है हैक नंबर 2 कि रिच लोग टैक्स से डरते नहीं हैं, टैक्स को समझते हैं। देखिए, सैलरीड आदमी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, जिसे टीडीएस कहते हैं। पैसे आया भी नहीं, गवर्नमेंट ने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया, और आदमी सैलरी स्लिप देखकर बोलता है अरे यार ग्रॉस पैकेज तो बड़ा था, हाथ में इतना कम क्यों आया? और हम कहते हैं वेलकम टू रियल लाइफ। लेकिन रिच लोग का गेम यहां अलग हो जाता है। रिच लोग सैलरी इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते, उनके पास एसेट्स होते हैं, बिजनेस इनकम होती है, डिविडेंड्स होते हैं, कैपिटल गेन्स होती है, इक्विटी वैल्यू होती है, और रियल एस्टेट अप्रिसिएशन से भी आता है। और एसेट इनकम में एक बड़ा एडवांटेज होता है कि टैक्स का टाइमिंग आप प्लान कर सकते हो। देखिए, जब सैलरी आती है तो टीडीएस अपने आप कट जाता है, पर स्टॉक या म्यूचुअल फंड में जब तक आप सेल नहीं करोगे तो आपका गेन अनरियलाइज्ड है। ये स्मॉल डिफरेंस नहीं है, ये मैसिव डिफरेंस है। मिडिल क्लास टैक्स को पनिशमेंट समझता है, रिच टैक्स को इक्वेशन समझता है, और इक्वेशन समझने वाला आदमी घबराता नहीं है, प्लानिंग करता है। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1.25 लाख रुपीस पर ईयर तक एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म गेन्स पे अलग टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म पे अलग लगता है। अब सच सच बताओ, कितने लोग हर साल अपने कैपिटल गेन्स हार्वेस्टिंग प्लान करते हैं? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बहुत कम। अगर आप चाहते हो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको सीखना है कैसे करना है तो वो भी मुझे बता देना। बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना ऐप खोला, रेड देख के पैनिक हो गए, ग्रीन देख के ग्रीड आ गया, इमरजेंसी आई तो रिडीम कर दिया। टैक्स का पता आईटीआर फाइलिंग के टाइम चलता है। ये इन्वेस्टिंग नहीं है भाई, ये इमोशनल बटन प्रेसिंग है। रिच लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले एग्जिट सोचते हैं, एग्जिट से पहले टैक्स सोचते हैं, और टैक्स के बाद जो बचेगा उसको रियल रिटर्न मानते हैं। मिडिल क्लास बोलता है मेरा फंड 12% रिटर्न दे रहा है, रिच पूछता है टैक्स कितना है, कॉस्ट कितना है, इन्फ्लेशन के बाद कितना बचेगा। और यही मेन फर्क है। ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस, कैपिटल गेन्स हार्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन, डेट इक्विटी मिक्स, होल्डिंग पीरियड, एग्जिट स्ट्रेटजी, ये सब बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन वेल्थ बोरिंग चीजों से ही बनती है, एक्साइटिंग चीजों से रील्स बनती है, वेल्थ नहीं बनती। लेसन सिंपल है, टैक्स एवेड नहीं करना है, पर टैक्स को प्लान जरूर करना है। रिटर्न वो नहीं है जो आप में ग्रीन दिखता है, रिटर्न वो है जो टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद आपके हाथ में बचता है। और अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट हैक पे जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, और वो है रिच लोग अपना पोर्टफोलियो बेचते नहीं है, उसके अगेंस्ट बोरो करते हैं। अब इस वीडियो का असली मसाला यही मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, जो आज एक्स है, उस टाइम पे उनको $44 बिलियन देने थे। उन्होंने अपने स्टॉक्स नहीं बेचे टेस्ला के, उन्होंने अपने स्टॉक्स उधार पे रखे, उस उधार का $44 बिलियन लिया और उससे कंपनी खरीद ली। अब अगर वो स्टॉक्स बेच देते तो उनको टैक्स देना पड़ता, और टैक्स देने के बाद कुछ पैसा जो बचता, फिर उसके बाद वो ट्विटर को खरीद पाते। अब इधर उन्होंने अपने टेस्ला के स्टॉक्स को प्रोटेक्ट भी कर लिया, उनको पैसे भी मिल गए, और फाइनली जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा टैक्स में, और जो टेस्ला के शेयर्स में गेन आया है तब से उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब यही हम कैसे लगा सकते हैं उसको समझिए। मान लो आप पिछले 5 साल से एक एसआईपी कर रहे हो, डिसिप्लिन से कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो, मार्केट गिरा तो भी नहीं भागे, मार्केट चढ़ा तो भी ओवर एक्साइटेड नहीं हुए, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बन गया 10 लाख रुपए का। अब लाइफ ने एंट्री मारी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या घर में कुछ अर्जेंट खर्चा आ गया, या बिजनेस में कैश फ्लो अटक गया, बच्चे की फीस आ गई, होम लोन का डाउन पेमेंट आ गया, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, कुछ भी हो सकता है। मिडिल क्लास का पहला थॉट क्या होता है, भाई एसआईपी में 10 लाख पड़े हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो निकाल लेते हैं, और यहीं पर कंपाउंडिंग का मर्डर हो जाता है। आपको लगता है आपने 10 लाख निकाल लिए, मगर रियलिटी में अगर वही 10 लाख 12% CAGR से अगले 10 साल तक ग्रो करता तो वो अमाउंट 31 लाख बन जाता। मतलब आपने 10 लाख नहीं निकाले, आपने फ्यूचर के 21 लाख भी खत्म कर दी। और अगर प्रॉफिट था तो टैक्स अलग लगेगा। ये वही बात हो गई कि आम का पेड़ लगाया, 5 साल पानी भी दिया, और जब पहला आम आने वाला था तभी पेड़ काट दिया और बोला भाई मुझे लकड़ी मिल गई। हम पेड़ ना लकड़ी के लिए नहीं लगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं फल के लिए, फ्रूट के लिए। एसआईपी भी ऐसा ही है। एसआईपी कोई 5 साल में तोड़ने वाली चीज नहीं है। एसआईपी को 15 साल, 20 साल, 25 साल कंपाउंडिंग के लिए आपको ठहराना पड़ता है। लेकिन मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट को पिगी बैंक समझता है, और पिगी बैंक का क्या होता है आप सब जानते हैं, तोड़ दो, पैसा निकालो, गेम ओवर। रिच लोग इन्वेस्टमेंट को मशीन समझते हैं, मशीन तोड़ते नहीं है, मशीन के अगेंस्ट लिक्विडिटी लेते हैं। मैं गोल्ड के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके घर में गोल्ड है, कोई इमरजेंसी आ गई, आप क्या करोगे? गोल्ड बेचोगे या गिरवी रखोगे? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ज्यादातर लोग गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड को एसेट माना जाता है। दिमाग में क्लियर है कि कल को वैल्यू बढ़ सकती है, तो फिर म्यूचुअल फंड को क्यों बेच देते हो? म्यूचुअल फंड भी तो एसेट है भाई, स्टॉक्स भी एसेट है,
रियल एस्टेट भी एसेट है, रिच लोग इसी लॉजिक को हर एसेट पर अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लेंगे, शेयर्स है तो शेयर्स प्लेज कर लेंगे, म्यूचुअल फंड्स है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ले लेंगे, सिक्योरिटीज है तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले लेंगे। अपने प्रमोटर्स के बारे में सुना होगा, कंपनी के शेयर्स प्लेज करके वो लोन उठाते हैं और उसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं, लिक्विडिटी मैनेज करते हैं। वो अपनी ओनरशिप तुरंत नहीं बेच देते क्योंकि फ्यूचर का अपसाइड नहीं तो मिस हो जाएगा। जैसे मैंने इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया। अब आप बोलोगे भाई वो तो बड़े लोग हैं, हमारे पास क्या है? आपके पास आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास स्टॉक्स हैं। इसी का नॉर्मल इन्वेस्टर वर्जन है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स यानी LAMF और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी LAS। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स या एलिजिबल सिक्योरिटीज को बेचोगे नहीं, उन पर लियन मार्क करोगे। देसी लैंग्वेज में बोले तो गिरवी रख दोगे। जैसे गोल्ड लोन में गोल्ड बेचा नहीं जाता, वैसे LAMF में म्यूचुअल फंड बेचा नहीं जाता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड रहता है, मार्केट ग्रो करेगा तो आपके वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट लाइन मिल जाती है। अब इसके फायदे समझिए। देखिए, अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो उसका इंटरेस्ट रेट 42% पर एनम होता है। पर्सनल लोन का भी रेट 15% से 24% सालाना हो सकता है और पोर्टफोलियो रिडीम करोगे तो कंपाउंडिंग टूटेगी। पर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आप अपने पोर्टफोलियो को बेचे बिना लिक्विडिटी एक्सेस कर सकते हो। यूजुअली इंटरेस्ट पूरी अप्रूव्ड लिमिट पर नहीं यूज होता, सिर्फ यूटिलाइज्ड अमाउंट पर लगता है। मतलब अगर समझिए आपने 5 लाख का लिमिट अप्रूव कराया लेकिन आपने यूज सिर्फ 1 ही लाख किया है तो सिर्फ 1 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 5 लाख पर नहीं लगेगा। नीड नहीं है तो आप ड्रॉ ही मत करो, नीड है तो ड्रॉ करो, पैसा आ गया रीपे करो। लिमिट फिर अवेलेबल हो सकती है लेंडर टर्म्स के बेसिस पर। आज कुछ प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल लेंडर्स को एक जगह ला रहे हैं जिससे यूजर को एक ही ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। क्रेडिट केस भी इसी स्पेस में एक नई ऐप है जो कि एक्चुअली स्मॉल केस और टिकट टेप के क्रिएटर्स की तरफ से आई है। So for people who already use these platforms for investing and tracking markets, credit case is basically the next step. अपने existing investments को बिना बेचे उनके अगेंस्ट क्रेडिट लाइन एक्सेस कर सकते हो। क्रेडिट केस पर आप अपने एलिजिबल म्यूचुअल फंड्स या सिक्योरिटीज को डिजिटली प्लेज करके क्रेडिट लाइन ले सकते हो। यूनिट्स आपके नाम पर इन्वेस्टेड रहते हैं और आपको उनके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। इसमें बजाज फाइनेंस, DSP फाइनेंस, साउथ इंडियन बैंक जैसे लेंडर्स के थ्रू क्रेडिट लाइन मिल सकती है। रेट्स करीबन 9.99% पर एनम से शुरुआत होते हैं, लेकिन फाइनल रेट, लिमिट और एलिजिबिलिटी लेंडर, फंड टाइप और कोलैटरल पे डिपेंड करती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर जनरली 45 to 50% LTV मिलता है, लेकिन क्रेडिट केस का डिफरेंशिएटर यह है कि साउथ इंडियन बैंक के साथ इक्विटी पर भी अप टू 60% LTV अवेलेबल हो सकता है, जो यूजुअली मार्केट में इजीली नहीं मिलता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए के एलिजिबल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं तो नॉर्मली आपको 4.5 से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन मिलेगी। बट क्रेडिट केस के केस में आपको 60% यानी कि 6 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन का अप्रूवल मिल सकता है रूल्स के बेसिस पर। और बेस्ट पार्ट यह है कि आपको मंथली पूरा अमाउंट भी रीपे नहीं करना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होता है और आप मल्टीपल लेंडर्स में से चूज कर सकते हो। सो अगले इमीडिएट एक्सपेंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने से पहले अपने क्रेडिट लाइन को जरूर चेक कर लीजिए। क्रेडिट केस ऐप का लिंक मैंने बायो में दे दिया है। इनकी वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है, बट ऐप आप यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये फ्री मनी नहीं है। LAMF स्मार्ट टूल है, मैजिक नहीं है। मार्केट गिर गया तो प्लेज म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू गिर सकती है, लेंडर मार्जिन कॉल कर सकता है, एक्स्ट्रा कोलैटरल देना पड़ सकता है, पार्शियल रिपेमेंट करना पड़ सकता है। जब तक लियन मार्क्ड है, प्लेज्ड यूनिट्स फ्रीली रिडीम नहीं कर सकते। इसको यूज करो जेन्युइन शॉर्ट टर्म नीड के लिए। कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ टेम्पररी कैश फ्लो गैप आ गया, हाई कॉस्ट क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है आपके ऊपर, कुछ प्लान लिक्विडिटी चाहिए। और एक लाइन याद रखना, एसेट के अगेंस्ट लोन समझदारी हो सकती है, पर एसेट खरीदने के लिए रेकलेस लोन बर्बादी हो सकती है। SIP करने के लिए लोन नहीं लेना, ट्रेडिंग करने के लिए लोन नहीं लेना, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोन नहीं लेना। लेकिन अगर पोर्टफोलियो बना हुआ है और जेन्युइन लिक्विडिटी चाहिए तो पोर्टफोलियो तोड़ने से पहले LAMF या LAS इवैल्यूएट जरूर कर लेना। इसमें लेसन सिंपल है। इमरजेंसी में पहला सवाल ये मत पूछो क्या बेचूं, पहला सवाल पूछो क्या एसेट बेचे बिना लिक्विडिटी मिल सकती है। कंपाउंडिंग तोड़ना बहुत आसान है, पर कंपाउंडिंग बचा के रखना यही रिच माइंडसेट है। और अब हम आते हैं हैक नंबर 4 पे। देखिए, रिच लोग जो है ना, वो इमरजेंसी फंड को डेड कैश एसेट नहीं बनाते। हमारे लाइफ में ना एक साइलेंट चोर है जो रोज हमारा पैसा खा रहा है। ना वो हमें फोन करता है, ना कोई OTP मांगता है, ना कोई KYC का लिंक भेजता है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। आपके 100 रुपए को धीरे धीरे 90, 80, 70 की परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर देता है। मिडिल क्लास बोलता है देखो FD सेफ है। हाँ भाई, FD तो सेफ है। मैं FD के अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। FD का कुछ रोल होते हैं। पहला रोल होता है इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड आपको FD में रखनी चाहिए। दूसरा रोल होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ FD रखनी बहुत जरूरी होती है। पर प्रॉब्लम FD में नहीं है, प्रॉब्लम ओवर FD माइंडसेट में। मतलब हर चीज का आंसर FD हो गया यार। बोनस आया FD कर दो, मैच्योरिटी आ गई FD कर दो, पैसा बचा FD कर दो, डर लग गया FD कर दो, मम्मी ने बोला सेफ है FD। अब सिंपल मैथ्स देखिए, अगर आप 5 लाख रुपए FD में 7% पर एनम के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9.84 लाख बन जाएगी 10 साल बाद। और इसमें अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा।
पर यही 5 लाख डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12% CAGR देता है तो 10 साल बाद ये ग्रो करके 15.5 लाख बन जाएगा और इस पे आपको ड्यूरिंग द टाइम को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। गैप करीबन 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का है। ये लॉस आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। बैंक मैसेज नहीं भेजेगा कि सर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 5.7 लाख रुपीस मिस कर दिया है, लेकिन ये लॉस रियल है। और मिडिल क्लास सिर्फ एक रिस्क देखता है, मार्केट गिर जाएगा। रिच दूसरा रिस्क भी देखता है, पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। इसलिए रिच लोग कैश रखते तो हैं, लेकिन कैश का मंदिर नहीं बना देते। उनका सिस्टम होता है शॉर्ट टर्म पैसा अलग, इमरजेंसी का पैसा अलग और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पैसा अलग और बैकअप लिक्विडिटी का पैसा अलग। आपके लिए सिंपल फ्रेमवर्क दे देता हूं ताकि आप भी रिच माइंडसेट की तरह काम कर सके। 1 से 3 महीने के जो आपके एक्सपेंसेस है ना, उनको आप सेविंग अकाउंट्स या लिक्विड फंड्स में रख दीजिए। 3 से 6 महीने के जो आपके इमरजेंसी फंड है उसका कॉर्पस जो है आप FD में रख दीजिए। पर जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एसेट्स, रियल एस्टेट इन सब में इन्वेस्ट करें और बैकअप के लिए LAMF या LAS जैसे क्रेडिट लाइन इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसका मतलब इमरजेंसी फंड हटा दूं? अरे नहीं बाबा, नहीं कह रहा हूं। इमरजेंसी फंड जरूर लगो, लेकिन लॉन्ग टर्म SIP को इमरजेंसी फंड बना दोगे तो इमरजेंसी आते ही SIP टूट जाएगी। आप बकेट्स बनाओ, जैसे किचन में आपके होता है ना कि भाई आटे का डब्बा अलग है, मसाले का डब्बा अलग है, चीनी का डब्बा अलग है, चाय का डब्बा अलग है, कॉफी का डब्बा अलग है। आप मिक्स तो करते नहीं हो, है ना। आप आटे के साथ जो है वो सूजी तो मिक्स करोगे नहीं, चावल के साथ आप चाय पत्ती तो मिक्स करोगे नहीं। तो भाई आप इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा क्यों कर रहे हो? वहां भी डब्बे बना लो। तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है और आप बोलते हो कि भाई सब कुछ मिक्स हो गया। देखिए लेसन सिंपल है, कैश इमरजेंसी का गार्ड होता है, वेल्थ का इंजन नहीं होता। वेल्थ का इंजन एसेट्स होते हैं। कैश रखो लेकिन पूरा फ्यूचर कैश में पार्क मत करो। और रिस्क को समझना है ना तो आप रिच माइंडसेट से समझो, जो कि है हैक नंबर 5। देखिए रिच लोग जो है ना रिस्क से भागते नहीं है, वो रिस्क का हिसाब लगाते हैं। रिस्क के नाम पे सिर्फ मिडिल क्लास जो है उसका दिमाग बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स रिस्की लगता है, लेकिन दोस्त के कहने पर पेनी स्टॉक ले लोगे। इंडेक्स फंड बोरिंग लगता है, लेकिन वीकली ऑप्शंस में आप पैसा डाल दोगे। टर्म इंश्योरेंस वेस्ट लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड EMI पे फोन ले लोगे। मतलब एक्चुअल रिस्क समझ नहीं आ रहा है आपको, बस जो एक्साइटिंग लग रहा है उसमें पैसा डाल रहे हो भाई। सेबी का डेटा बताता है कि FY 2022 से लेके 24 तक 3 साल के अंदर 93% इंडिविजुअल्स जिन्होंने F&O में ट्रेड किया उन्होंने लॉस किया है, और ये एग्रीगेट लॉस 1,80,000 करोड़ रुपए का है। सोचो 100 में से सिर्फ 7 लोग पैसा बना पा रहे हैं, 93 लोग लॉस कर रहे हैं, फिर भी लोग वहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट मनी का नशा है, डोपामिन इफेक्ट है। आज 5,000 लगाऊंगा, कल 50,000 बन जाएगा। बनेगा तो कितने दिन बनेगा? एक दिन मार्केट आके सब कुछ लेके चली जाएगी, साफ कर देगी। फिर वही आदमी बोलेगा अरे मार्केट तो जुआ है, गैम्बलिंग है। नहीं, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, आपका बिहेवियर गैम्बलिंग है। रिच लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, लेकिन रिस्क को नाम देते हैं। वो हर इन्वेस्टमेंट से पहले 3 सवाल पूछते हैं, डाउनसाइड क्या है, अपसाइड क्या है, और अगर डाउनसाइड हिट हो गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर डाउनसाइड सर्वाइव नहीं कर सकते ना तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका ईगो है। रिस्क एसेट में नहीं होता, रिस्क हमारे बिहेवियर में होता है। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कैलकुलेटेड रिस्क होता है। टेलीग्राम की टिप गैम्बलिंग होती है। टर्म इंश्योरेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन फैमिली रिस्क मैनेज करता है। इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करता है। डेट फ्री होना बोरिंग लगता है, लेकिन रात की नींद बचा देता है। रिच लोग बोरिंग चीजों को सीरियसली लेते हैं, मिडिल क्लास लोग जो है बोरिंग चीजों को इग्नोर करते हैं और एक्साइटिंग चीजों में पैसा उड़ा देते हैं। राकेश झुनझुनवाला का टाइटन एग्जांपल इसलिए मेरे को बहुत पावरफुल लगता है। उन्होंने कोई ब्लाइंड बेट नहीं लगाया था, उन्होंने इंडिया का राइजिंग कंजम्पशन, ज्वेलरी मार्केट, ब्रांड ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन देखा। बहुत रिसर्च की, कन्विक्शन रखा, पेशेंस रखा। यही इन्वेस्टिंग है, रिसर्च, कन्विक्शन, पेशेंस। 3 चीज नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप टूरिस्ट है। मार्केट में आओगे, फोटो खिंचाओगे, पैसा देके निकल जाओगे। लेसन सिंपल है, रिस्क से मत भागो, रिस्क को समझो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पैसा मत लगाओ, और अगर डाउनसाइड सर्वाइवेबल है, अपसाइड मीनिंगफुल है और आपके पास पेशेंस है, तभी कैपिटल को एलोकेट। देखिए फाइनली एक बात करूंगा कि आज के जो हमने 5 हैक्स डिस्कस करे ना, उनका कोर बहुत सिंपल है। रिच लोग पैसा सिर्फ कमाते नहीं है, पैसे को स्ट्रक्चर करते हैं, टाइम को एसेट में कन्वर्ट करते हैं, टैक्स को लीगली प्लान करते हैं, पोर्टफोलियो को इमरजेंसी में तोड़ते नहीं हैं, कैश को गार्ड रखते हैं, इंजन नहीं बनाते, रिस्क को मूड से नहीं मैथ से देखते हैं। अब आप सोचो ये वीडियो देख के मैं कल सुबह बिलियनर बन जाऊंगा क्या? नहीं बनोगे। और जो बोलता है बना देगा, उससे दूर चले जाना। लेकिन ये वीडियो एक काम जरूर कर सकता है, आपका पैसा देखने का तरीका बदल सकता है, नजरिया बदल सकता है। आज के बाद अपना पोर्टफोलियो खोलना और बस 4 सवाल पूछना। कौन सा पैसा इमरजेंसी के लिए, कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए है, कौन सा डेट महंगा है और कहां टैक्स प्लानिंग मिसिंग। अगर इन 4 सवालों का आंसर क्लियर नहीं है तो आप पोर्टफोलियो में नहीं, कंफ्यूजन में चल रहे हो। और अगर कभी जेन्युइन लिक्विडिटी नीड आए तो SIP रिडीम करने से पहले LAMF या LAS को इवैल्यूएट जरूर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोन लो, मैं ये बोल रहा हूं कि एसेट तोड़ने से पहले अपने ऑप्शंस को जरूर समझ लो। SIP कोई बकरा नहीं है कि हर इमरजेंसी में उसकी बलि चढ़ा दो। SIP एक वेल्थ की मशीन है, और मशीन तोड़ोगे तो फ्यूचर इनकम बंद हो जाएगी।
सैलरी से सर्वाइवल होता है, पर एसेट से असली फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। और फ्रीडम के लिए सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है, पैसे को संभालना भी बहुत जरूरी है। आई होप आज के वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली हो कि किस तरीके से रिच लोग जो है वो अपने मनी को मैनेज करते हैं ताकि उनकी वेल्थ भी प्रिजर्व हो और वो एक्सीजेंसीज में या इमरजेंसी में डिस्परेशन में ना आ जाए। आप इनमें से कौन सी चीजें फॉलो करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके मन में और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये समझते हैं कि हर इमरजेंसी में मुझे मेरा म्यूचुअल फंड तोड़ देना है। हो सकता है उनको LMF या LAS समझ आ जाए तो वो अपनी कंपाउंडिंग को बरकरार रख सकें। और जाने से पहले एक बार क्रेडिट केस जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय जय भारत।